स्टार्ट करते हैं हमारा पहला चैप्टर क्लास 10th का, जिसका नाम है रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या होता है सर? व्हाट इज रियल नंबर? क्लास 9th में हालांकि आप लोग इसको पढ़ के आए हैं, लेकिन भी हम लोग क्या करेंगे, इसको बेसिक से कवर करने का कोशिश करेंगे। और ये जो चैप्टर जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, वो चैप्टर स्पेशली आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है। तो जैक बोर्ड से हैं आप या सीबीएसई बोर्ड से हैं, यानी कि स्टेट बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, दोनों का इस चैप्टर ये लेक्चर को देख सकते हैं बहुत ही आराम से। ठीक है। तो रियल नंबर क्या होगा? ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करने पे पॉजिटिव वैल्यूज आए, उनको हम रियल नंबर कहेंगे। दोज नंबर्स दोज नंबर्स whose square is पॉजिटिव। ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, उसको हम लोग रियल नंबर बोलेंगे। रियल नंबर जो होते हैं वो दो पार्ट होते हैं, रियल नंबर के दो पार्ट होते हैं, या फिर बोले रियल नंबर दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, रियल नंबर दो टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा रैशनल नंबर, और दूसरा होता है इर्रेशनल नंबर। ठीक है, पहला होता है रैशनल नंबर और दूसरा होता है इर्रेशनल नंबर। अब थोड़ा रियल नंबर का एग्जांपल भी देख लेते हैं। रियल नंबर का थोड़ा एग्जांपल भी देख लेते हैं कि क्या क्या है भाई, रियल नंबर के अंदर कौन कौन सा नंबर आ सकता है। तो ऐसा नंबर जिसका हम बोले स्क्वायर कर सकते हैं। तो रैशनल नंबर क्या था? ऐसा नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो, और इरेशनल नंबर क्या था? जो पी बाई क्यू के फॉर्म में ना हो। हाँ कि नहीं? तो कहने का मतलब यह है, रैशनल नंबर क्या था, इसको पहले देख लेते हैं। जैसे कि 2/3 एक रैशनल नंबर है, -7/6 एक रैशनल नंबर है, -3 एक रैशनल नंबर है, 2 एक रैशनल नंबर है। इस तरह से बहुत सारे रैशनल नंबर थे हमारे पास। इरेशनल नंबर में अगर हम देखें तो ये √2, √3, √5, ये सब कैसे हैं? इरेशनल नंबर है। हाँ कि नहीं? तो ये जितना भी रैशनल नंबर है, इसको तो हम रियल नंबर में लिख ही देंगे। ठीक है, -3 हो गया, 2 हो गया, या फिर जितना इरेशनल नंबर है उसको भी हम लिखेंगे। √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, ये सभी नंबर्स क्या हो जाते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। अब तुम डेफिनेशन के हिसाब से अगर देखोगे तो इसका अगर आप स्क्वायर करने जाओ, जैसे कि 2/3 का स्क्वायर करो, 2/3 का स्क्वायर करोगे तो 4/9 आएगा। हाँ, पॉजिटिव वैल्यू आया, एकदम आया। -3 का स्क्वायर करोगे 9 आएगा, पॉजिटिव आ रहा है। 2 का स्क्वायर करोगे 4 आ रहा है, पॉजिटिव वैल्यू है। √2 का स्क्वायर करोगे 2 आ रहा है, वो भी एक पॉजिटिव वैल्यू है। √3 का स्क्वायर करोगे 3 आ रहा है, वो भी एक पॉजिटिव वैल्यू है। मतलब रियल नंबर का स्क्वायर करने पे हमेशा हमको क्या नंबर मिलेगा? एक पॉजिटिव नंबर मिलेगा। रियल नंबर के अंदर दो तरह के नंबर पाए जाते हैं, एक को रैशनल नंबर कहा जाता है, एक को इरेशनल नंबर कहा जाता है। रैशनल नंबर क्या होगा? ऐसा नंबर जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सके, जहां पर p और q इंटीजर्स और q 0 के बराबर ना हो। इरेशनल नंबर किसे कहेंगे? ऐसा नंबर जो कंप्लीट स्क्वायर ना हो और स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हो, उसको इरेशनल नंबर कहेंगे। ठीक है, इसका डेफिनेशन हम लोग और अच्छे से आगे देखेंगे, लेकिन वो देखने से पहले हम थोड़ा सा नंबर्स क्लासिफिकेशन बता देते हैं, ताकि आगे आपको कहीं पर भी इसे दिक्कत ना हो। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं नंबर्स क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो सबसे बड़ा नंबर जो होता है वो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है ना? सबसे बड़ा नंबर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो सबसे बड़ा नंबर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना? अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा? इसमें दो नंबर होंगे, एक रियल नंबर होगा, या फिर बोलो इसका दो पार्ट होगा, एक रियल पार्ट होगा और एक इमेजिनरी पार्ट होगा। एक रियल पार्ट होगा और एक इमेजिनरी पार्ट होगा, है ना? रियल पार्ट वो कौन सा होगा? रियल पार्ट होगा रियल नंबर। रियल पार्ट कौन होगा? रियल नंबर। इमेजिनरी पार्ट कौन होगा? इमेजिनरी पार्ट कौन होगा? आयोटा। इमेजिनरी पार्ट कौन सा होगा? आयोटा। आयोटा क्या होता है सर? आयोटा √(-1) का वैल्यू को हम लोग आयोटा बोलते हैं। आगे क्लास 11th में जब आप आइएगा, उस समय आप इस चीज को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। रियल नंबर हम बता दिए, ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर पॉजिटिव होता है। तो सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों होते हैं। ठीक, रियल नंबर के अंदर दो नंबर होते हैं, उससे छोटा नंबर अभी हम लोग देखेंगे। रियल नंबर के अंदर दो नंबर होते हैं, एक होता है रैशनल और एक होता है इरैशनल। ठीक ना? एक होता है रैशनल नंबर और एक होता है इरैशनल नंबर, और एक होता है इरैशनल। ठीक है, एक रैशनल नंबर होता है, एक इरैशनल नंबर होता है। रैशनल नंबर क्या होगा? जो नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा होगा। इरेशनल नंबर क्या होगा? जो नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा होगा। ठीक है ना? और इसका एक और डेफिनेशन क्या है? नंबर पहचानने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि नंबर्स विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, numbers which are not a perfect square, which are not a perfect square and written under square root.
एंड रिटन अंडर स्क्वायर रूट। ऐसा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो और स्क्वायर रूट के अंदर में लिखा हुआ रहेगा उसको हम लोग इरेशनल नंबर कह सकते हैं। जैसे कि 2 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, स्क्वायर रूट के अंदर लिखा होगा, इरेशनल नंबर होगा। 3 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, स्क्वायर रूट के अंदर लिखा है, इरेशनल नंबर होगा। उसी तरह से √5, √7, √8, √9, √6 ऐसे करके बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं इरेशनल नंबर, ठीक है। अब रैशनल नंबर क्या था? रैशनल नंबर क्या था? नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q, है ना। तो हम लोग क्या कह सकते हैं? हम लोग कह सकते हैं नंबर्स विच कैन बी expressed in the form of p by q, where p and q are integers, and q is not equal to 0, और q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ पर इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जैसे कि ऊपर भी इंटीजर रहना चाहिए, नीचे भी इंटीजर रहना चाहिए, p by q के फॉर्म में है, नीचे 0 नहीं है मतलब डिनोमिनेटर में 0 नहीं है, रैशनल नंबर होगा। जैसे 7 by -3, -2 by 7, -3 by -2 ऐसे करके बहुत सारा नंबर हो सकता है। जैसे कि और अगर हम लिखे 3, ये भी है रैशनल क्योंकि नीचे 1 है ना, 0 ये भी रैशनल है क्योंकि नीचे 1 है। तो ऐसे करके बहुत सारा नंबर जो होता है वो रैशनल बनाया जा सकता है या फिर रैशनल होता है, ठीक है। एक और बेसिक बात पता होना चाहिए, कोई भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, ठीक है ना। कोई भी दो नंबर के बीच में कितने नंबर्स होते हैं? तो इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, ठीक। अब रैशनल नंबर के अंदर आ जाता है तुम्हारा इंटीजर्स। रैशनल नंबर के अंदर क्या आ जाता है? इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या होता है सर? देखो थोड़ा इंटीजर्स हम पहले लिख लेते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके, ये इन्फिनिटी तक जा रहा होगा। इधर इधर आ जाएगा नेगेटिव इंटीजर्स, -1, -2, एक सेकेंड, -1, -2, -3, -4 ऐसे करके ये इधर चला जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि 1 से इधर अगर तुम देखोगे तो ये तुम्हारा काउंटिंग नंबर है, हाँ कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 यही तो काउंटिंग होता है ना, और काउंटिंग नंबर को ही नेचुरल नंबर कहा जाता है। काउंटिंग नंबर को ही क्या कहा जाता है? नेचुरल नंबर कहा जाता है। तो नेचुरल नंबर हो गया, इसमें 0 भी है, अगर हम नेचुरल नंबर में 0 इंक्लूड करते हैं तो वो होल नंबर बन जाता है। नेचुरल नंबर में अगर हम 0 इंक्लूड करते हैं तो वो क्या बन जाता है? होल नंबर बन जाता है, ठीक। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे और ये जो -1 -2 है, ये सब क्या है? ये सब नेगेटिव काउंटिंग नंबर है, ये सब नेगेटिव काउंटिंग नंबर है या फिर नेगेटिव नेचुरल नंबर से बोल सकते हैं इसको, एकदम बोल सकते हैं। तो मतलब इंटीजर्स क्या हो गया? इंटीजर्स हो गया कलेक्शन ऑफ होल नंबर या नेगेटिव नेचुरल नंबर, हाँ कि नहीं। तो इंटीजर्स क्या हो गया? इंटीजर्स हो गया कलेक्शन ऑफ होल नंबर, कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स विथ नेगेटिव नेचुरल नंबर्स, विथ नेगेटिव नेचुरल नंबर्स, ठीक ना। आया समझ में? आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अच्छा, इसमें एक और जानने वाला बात है कि 0 ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव, इसीलिए इसको हम लोग 0 इंटीजर्स कहते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? 0 इंटीजर कहते हैं, ठीक ना। अब कुछ कुछ बात और समझोगे ध्यान से, क्या क्या बात समझने वाली बात है। नेचुरल नंबर या फिर काउंटिंग नंबर को हम लोग इसको पॉजिटिव इंटीजर्स भी कहते हैं, ठीक। और ये जो नेगेटिव काउंटिंग नंबर है इसको हम लोग नेगेटिव इंटीजर कहते हैं, ठीक ना। और 0 से लेकर के होल नंबर, ये जो होल नंबर है इसको हम लोग नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, याद रखने वाली बात है। और 0 से इधर देखोगे तो ये नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स हो जाएगा, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो इतना सारा बात ध्यान में रखोगे, एक तरह से पूरा क्लासिफिकेशन आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब इसके बाद और कुछ नंबर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, उन नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला नंबर हो गया हमारा जो कि है ऑड नंबर। सबसे पहला नंबर क्या हो गया? ऑड नंबर। तो ऑड नंबर क्या होगा सर? ऐसा नंबर जो 2 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा उसको हम लोग ऑड नंबर कहेंगे, ठीक है। ऐसा नंबर जो 2 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, है ना। मतलब बोलेंगे नंबर्स विच आर
which are not divisible by 2 completely। ऐसा नंबर जो 2 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच रहा होगा वहां पे। जैसे कि 1 हो गया, एक आपका ऑड नंबर हो गया, 3 5 7 9 11 13, इस तरह से बहुत सारे नंबर्स यहाँ पर हो सकते हैं। तो ये ऑड नंबर्स में आ जाएगा। तुम डिवाइड करके चेक भी कर सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है। 10 क्लास में आ गए हो तो इतना तो आता ही होगा, आई होप सो। रिमाइंडर बचा ना सर, जीरो के अलावा कुछ भी, तो वो ऑड नंबर होगा। ठीक, अगर हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर 4 बचा लिया और बोल रहे शायद ये तो ऑड नंबर होगा, तो ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, अब देखो उसके बाद आता है इवन नंबर। उसके बाद कौन सा नंबर आता है? इवन नंबर। ऑड नंबर का जस्ट उल्टा हो जाएगा इवन नंबर। कहने का मतलब वो 2 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा था। इवन नंबर्स जो होते हैं वो 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाते हैं। मतलब नंबर्स which are divisible by चलो पूरा लिख ही देते हैं, डिविजिबल बाई 2 completely। ठीक ना, कहने का मतलब ये है कि ऐसा नंबर जिसको हम 2 से पूरा पूरा डिवाइड कर सकते हैं। तो 0 2 4 6 8 10 12 ये सब जो नंबर होगा, ये सब नंबर क्या होगा? इवन नंबर्स हो जाएगा। आया समझ में? इसके बाद आता है हमारे पास प्राइम नंबर। इसके बाद क्या आता है हमारे पास? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स क्या होगा? जिसका सिर्फ 2 फैक्टर होगा। ऐसा नंबर जिसे ओनली हैविंग 2 फैक्टर्स, ओनली हैविंग 2 फैक्टर्स। ऐसा नंबर जिसका कितना फैक्टर होगा? तो 2 फैक्टर्स होगा। कौन कौन से वो 2 फैक्टर होंगे? दैट इज, एक तो नंबर 1 होगा और एक होगा वो नंबर खुद, 1 एंड इटसेल्फ, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 19 हो गया, 17 हो गया। ये सब नंबर जो हैं, ये सब नंबर कैसे हैं? प्राइम नंबर है। उसमें से एकमात्र 2 जो है वो इवन प्राइम नंबर है। एकमात्र 2 जो है वो कैसा नंबर है? इवन प्राइम नंबर है। बाकी बात जितने भी हैं वो सब कैसे प्राइम नंबर हैं? तो ओड प्राइम नंबर हैं। ठीक, ये सब बाकी सब कैसे हैं? ओड प्राइम नंबर है। आया समझ में? तो ये प्राइम नंबर का डेफिनेशन हो गया कि ऐसा नंबर जो जिसका 2 ही फैक्टर निकलेगा, एक 1 और वो नंबर खुद। ठीक है, हमारा अगला नंबर है जो कि है कंपोजिट नंबर। हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ नंबर क्या है? कंपोजिट नंबर। और इसी से हमारा चैप्टर जो है वो स्टार्ट होता है, कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर से ही। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर क्या होगा? नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, है ना? नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स। ऐसा नंबर जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर कहेंगे। जैसे कि ये क्या हो जाएगा? 4 6 8 9 10 12 14 15 16, ये सब जो नंबर है ये सब कैसा नंबर है? ये सब कंपोजिट नंबर है। अगर आप इसका फैक्टर्स चेक करो, फैक्टर्स मतलब क्या होता है पता है ना? फैक्टर्स मतलब होता है, मान के चलो कोई 2 नंबर है ए और बी। एक नंबर है मान लो ए और बी। ठीक है ना, अब हमको चेक करना है कि ए बी का फैक्टर है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे? बी को ए से डिवाइड करेंगे। अगर हमको चेक करना है कि ए बी का फैक्टर है कि नहीं तो हम बी को ए से डिवाइड करेंगे। और डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर जो है हमारा 0 आ जाता है तो हम कहेंगे ए इज अ फैक्टर ऑफ बी। तो हम क्या कहेंगे? ए जो है वो बी का फैक्टर होगा अगर ये रिमाइंडर 0 बचता है ए को बी को ए से डिवाइड करने पे। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे कि 4 को ऐसा कौन-कौन सा नंबर है जिसे हम डिवाइड कर सकते हैं, जिससे कि रिमाइंडर जो है वो 0 आएगा, तो हम अगर बात करें फैक्टर्स ऑफ 4 वही होगा। तो 4 को हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं और 4 से डिवाइड कर सकते हैं। यस और नो? एग्री करते हो? एकदम एग्री करोगे। उसी तरह से अगर हमको फैक्टर्स ऑफ 12 निकालने को कहा जाए, फैक्टर्स ऑफ 12 निकालने को कहा जाए तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे 1 से हम 12 को डिवाइड करेंगे तो 0 आ सकता है रिमाइंडर, है ना? 2 से कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं, 4 से कर सकते हैं, 6 से कर सकते हैं और 12 से कर सकते हैं। यस और नो? यस और नो? तो ये तो हो गया तुम्हारा फैक्टर्स। ठीक है ना, अब इसमें देखोगे तो 2 तरह के फैक्टर्स तुमको देखने को मिलेंगे। एक होंगे प्राइम फैक्टर्स और एक होंगे कंपोजिट फैक्टर्स। ठीक है, एक होगा प्राइम फैक्टर और एक होगा कंपोजिट फैक्टर। जैसे कि ये देखो, ये प्राइम फैक्टर है 2 इसका, यहाँ पर 2 और 3 प्राइम फैक्टर हो गया। बाकी बात ये सब जो है ये कंपोजिट फैक्टर हो गया। और 1 ना ही प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है, 1 सबका फैक्टर होगा। ठीक है ना, 1 जो होता है वो हर एक नंबर का फैक्टर होता है। ठीक है,
इसी के लिए 1 को ना ही हम लोग प्राइम फैक्टर में लेते हैं, ना ही कंपोजिट फैक्टर में लेते हैं। तो अब अगर इसके बाद हम देखेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, तो उसमें प्राइम फैक्टर्स का यूज है, तो वो हम लोग देखेंगे, है ना। तो अब हम लोग देखते हैं पहला थ्योरम इस चैप्टर का, जिसको हम लोग कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब ये जो थ्योरम है, ये पहला थ्योरम है इस चैप्टर का, या फिर कहो इस बुक का ही पूरा, क्योंकि पहला चैप्टर भी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो पहला चैप्टर का पहला थ्योरम मतलब इस बुक का पहला थ्योरम, ठीक है। तो ये थ्योरम क्या कहता है? ये थ्योरम कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, एवरी कंपोजिट नंबर, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, कैन बी एक्सप्रेस्ड, या फिर इसी को हम लोग बोलेंगे फैक्टराइज्ड, कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड as a product of, as a product of primes, as a product of primes, and and this factorization, and this factorization, and this factorization is unique, and this factorization is unique apart from the order, apart from the order in which the prime factors occurs, the prime factors occur, ठीक है। तो ये इसको अब थोड़ा समझते हैं हम लोग, है ना, थोड़ा समझते हैं इस चीज को। ये तो एनसीईआरटी का थ्योरम है भाई साहब, ऐसे एनसीईआरटी में जैसा लिखा हुआ था वैसे एग्जैक्ट हमने लिख दिया, और कुछ नहीं, ठीक है। तो अब ये जो थ्योरम है, अब इसको थोड़ा समझते हैं क्या कहता है कि जितना भी कंपोजिट नंबर है सर, जितना भी कंपोजिट नंबर है ना, जितना भी कंपोजिट नंबर है, सारे कंपोजिट नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसको थोड़ा समझते हैं, कैसे समझते हैं, थोड़ा समझते हैं इस चीज को। जैसे 4 एक कंपोजिट नंबर है, तो 4 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 2 से ये 2 का टेबल में जाएगा, मतलब 2 से 2 टाइम्स में जाएगा, तो 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 2 का पावर 2। एग्री करते हो? हाँ। अगर हम दूसरा लिखे, जैसे कि हम 12 का फैक्टर्स निकाले, तो 12 का फैक्टर्स निकालेंगे तो 2 का टेबल में ये 6 टाइम्स में चला जाएगा, फिर 2 का टेबल में 3 टाइम्स में, तो 12 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 3, जिसको हम लोग 2 का पावर 2 इंटू 3 भी लिख सकते हैं। एग्री करते हो? एकदम करते हो। अच्छा, तीसरा बात, अगर हम तीसरा एक एग्जांपल और ले, जैसे थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं, मान लो 120, 120, तो 120 का फैक्टर्स निकालेंगे, 2 से ये 60 टाइम्स में चला जाएगा, 2 से ये 30 टाइम्स में चला जाएगा, फिर ये 2 से 15 टाइम्स में चला जाएगा, फिर ये 3 से 5 टाइम्स में चला जाएगा, तो 120 जो है वो क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 3 इंटू 3 इंटू 5, यस और नो। तो देखो ये भी क्या है, अब इसमें अगर तुम चेक करो ना, अगर तुम इसमें अब चेक करो, क्या चेक करोगे आप लोग, क्या चेक करोगे आप लोग, कुछ तो चेक करने को बोले ना, तो क्या चेक करोगे? यहाँ पे चेक ये करना है कि ये जो फैक्टर्स हम इधर लिखे हैं, ये सारे फैक्टर्स प्राइम नंबर है। चेक करो, 2 3 2 3 5 कितना टाइम्स आया है, कैसे लिखते हैं उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन है कि सारा का सारा नंबर क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। और थोड़ा ध्यान से देखोगे तो इन सभी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख रहे हैं। इन सभी कंपोजिट नंबर को हम किस फॉर्म में लिख रहे हैं? प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख रहे हैं। यस और नो? चेक करो, चेक करो, चेक करो, चेक करो। आया समझ में? अरे आया कि नहीं आया बताओगे? आया कि नहीं आया बताओगे? टेल मी, यस और नो? तो आप लोग को क्या करना है, आप लोग को क्या करना है, आप लोग को मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, उसको आप लोग को बनाना है। एक आध मैं बता दूंगा, बाकी आप लोग बना लोगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग, पहला क्वेश्चन इस चैप्टर का करने जा रहे हैं, दैट इज एक्सप्रेस, एक्सप्रेस ईच नंबर, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है ना। ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ, as a product of its prime factors, its prime factors। तो जिसमें सबसे पहला नंबर है हमारे पास 140, दूसरा नंबर है 156, तीसरा नंबर है 3825,
और चौथा नंबर है हमारे पास 5005 और एक लास्ट 5th नंबर है 7429। ठीक है, अब इसमें से हम लोग पहला नंबर का सॉल्यूशन करते हैं और उसी तरह से आप लोग को बनाना है बाकी चीज को, ठीक है ना। तो 140 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो 2 से ये कितना टाइम्स में जाएगा, 70 टाइम्स में, फिर ये 2 से 35 टाइम्स में जाएगा, फिर ये 5 से 7 टाइम्स में जाएगा। तो 140 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 5 × 7। तो यहाँ से 2 × 2 का हम 2 का पावर 2 लिख देंगे, इंटू 5 × 7, और यही हमारा क्या हो जाएगा 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन का एक्सप्रेशन जो हमसे पूछा जा रहा था। ठीक है, आया समझ में, यही हमारा आंसर हो गया। बस इतना ही करके आप लोग को बाकी को छोड़ना है। तो ये बाकी आप लोग के लिए क्या है, होमवर्क है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करेंगे। इसका आंसर आप लोग क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, है ना। चलो आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि कोई भी नंबर का एन डिजिट जीरो कब होता है कब नहीं होता है वो देखेंगे, फिर हम लोग एचसीएफ एलसीएम वगैरह भी आएंगे, ठीक है ना। तो एन डिजिट जीरो का कॉन्सेप्ट थोड़ा देखते हैं। एन डिजिट जीरो, एन डिजिट जीरो का थोड़ा कॉन्सेप्ट देखते हैं, ठीक है। एन डिजिट जीरो का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अब अगर कोई भी नंबर 2 × 5 के फॉर्म में है, कोई भी नंबर किस फॉर्म में है, 2 × 5 अगर उस नंबर में है तो वो उसका एन डिजिट जो है उस नंबर का जीरो आएगा। इफ एनी नंबर हैज, इफ ऐसे बोल सकते हैं इसको, इफ एनी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 2 × 5, then the number must end with the digit 0, end with the digit 0। मतलब कोई भी नंबर अगर 10 का मल्टीपल है तो उसमें वो एंड डिजिट उसका 0 आएगा। जैसे कि इसको अगर हमको चेक करने को कहा जाए, जैसे कि एक क्वेश्चन से इसको समझते हैं, कि एग्जांपल से समझते हैं कि चेक वेदर 4 to the power n will end with digit 0 or not for any natural number, for any natural number n, कोई भी नेचुरल नंबर n के लिए क्या 4 to the power n जो है वो कभी, जिसका मतलब ये इसका एन डिजिट 0 आ सकता है क्या, मतलब 4 के लास्ट में 0 आ सकता है क्या, कोई ऐसा नंबर बनेगा। तो हम लोग रख के पहले तो चेक करें, क्वेश्चन को समझना है पहले, ठीक है। 4 का पावर n है तो हम क्या करेंगे, n के प्लेस में पहले 1 रखेंगे तो 4 होगा, n के प्लेस में अगर हम 2 रखेंगे तो 4 × 4 करेंगे 16 आ रहा है हमारा, n के प्लेस में हम 3 रखते हैं तो हम 4 × 4 × 4 करेंगे तो कितना आ रहा है, अगर तुम चेक करो 4 4 जा 16 और 16 4 जा कितना हो जाएगा, तो लास्ट डिजिट तुम्हारा 4 आ रहा है, ठीक है। लास्ट डिजिट कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो कुछ भी कर लोगे यहाँ पर 4 का पावर तुम कुछ भी रख लो, 7 रख लो, तो क्या हो जाएगा 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 करके इतना टाइम से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन हम 4 को 4 से मल्टीप्लाई करके लास्ट डिजिट 0 तो कभी नहीं आने वाला है, हाँ कि नहीं। तो ये तो हम मल्टीप्लाई कर करके चेक किए कि हाँ इसका एंड डिजिट 0 नहीं आएगा, लेकिन क्या हम इसको थोड़ा इजी तरीके से बता सकते थे, तो आंसर होगा हाँ। हमको चेक करना है कि 4 में कहीं पर 2 × 5 दिख रहा है क्या, तो हम लोग चेक करेंगे। वी हैव, हमारे पास पहले जो है उसको देख लेते हैं। वी हैव, हमारे पास क्या है सर, 4 का पावर n है, 4 का पावर n कैन बी रिटन एज 2 × 2 का पावर n, हाँ कि नहीं। तो ये क्या बन जाएगा, 2 का पावर 2n, तो लिखेंगे सिंस 4 to the power n is not a multiple of 2 × 5, therefore 4 to the power n will never end with the digit 0, never end with digit 0। ठीक है, कोई दिक्कत है सर, आया समझ में कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, आया ना, इजी था, मुश्किल तो है नहीं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जैसे कि इसी के जैसा है क्वेश्चन। दूसरा हम बोले 6 का पावर n को चेक करो, दूसरा हम बोले 6 का पावर n को चेक करो कि इसका एन डिजिट 0 होगा कि नहीं होगा, एन डिजिट 0 होगा कि नहीं होगा, एन डिजिट 0 और नॉट। तो क्या करोगे, सबसे पहले वी हैव
साथ में बनाओ चलो, 6 टू द पावर n, 6 टू द पावर n को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 3 का पावर n। फिर हम लोग लिखेंगे सिंस 6 टू द पावर n इज not a multiple of 2 into 5, therefore 6 to the power n will never end with digit 0, never end with digit 0, with digit 0। आया समझ में? आया कि नहीं आया? तो एक होमवर्क दे दे, एक होमवर्क दे देते हैं, इसका भी आप लोग सॉल्यूशन कमेंट करोगे, ठीक है? तो होमवर्क है आपका 12 टू द पावर n, आपको चेक करना है कि इसका n डिजिट 0 होगा कि नहीं होगा, n डिजिट 0 और नॉट। ये आपका होमवर्क हो गया, ठीक है ना? n डिजिट 0 और नॉट, ये आपका होमवर्क हो गया, ठीक है? आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को यूज करके एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखेंगे, ठीक है? फाइंडिंग एचसीएफ एंड एलसीएम। अब हम लोग क्या सीखेंगे? फाइंडिंग HCF and LCM using fundamental theorem of arithmetic, using fundamental theorem of arithmetic। मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन को यूज करेंगे हम लोग, और क्या करेंगे? HCF और एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले तो HCF और एलसीएम का मतलब पता होना चाहिए सर। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं HCF क्या होता है। तो HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर इसको थोड़ा हम लोग समझेंगे तो कैसे समझेंगे? मान लो हमको 2 और 7 का कॉमन, मान लो 2 और 6 का, इजी सा ही पहले लेते हैं ना, थोड़ा पहले इजी सा ही लेते हैं। जैसे हमको HCF निकालना है किसका? 2 और 6 का। HCF निकालना है हमको 2 और 6 का, कितना होगा? तो हम बाय डेफिनेशन अगर जाना चाहे तो इसका सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर, ठीक है? तो हम लोग क्या लिखेंगे? फैक्टर्स ऑफ 2 लिखेंगे, फैक्टर्स ऑफ 2 लिखेंगे, जो कि 1, 2 होगा। उसी तरह से फैक्टर्स ऑफ 6 लिखेंगे, जो कि 1, 2, 3, 6 होगा। तो सबसे बड़ा फैक्टर जो दोनों में है वही होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये इसका HCF हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा 2 और 6 का। कितना हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा, ठीक है? लेकिन ऐसा करने में टाइम ज्यादा लग रहा है ना सर? लग रहा है टाइम, एकदम लग रहा है टाइम। तो अगर इसमें टाइम लग रहा है तो हम क्या करेंगे? इसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग निकालेंगे, जो कि 10th क्लास के सिलेबस में है। पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड भी था जब हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ रहे थे, जिसको कि सिलेबस से हटा दिया गया है। तो इसी के लिए बस हमारे पास अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, तो जिसको हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो एक सेकेंड, ये कैसे काम कर गया? ठीक है, जो हाँ, तो अब हम लोग देखेंगे HCF यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फिर LCM की तरफ भी आएंगे, तो पहले HCF देख लेते हैं। HCF यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। लेमा पहले था तो अच्छा था, थोड़ा मजा आ रहा था बनाने में उसको भी, है ना? तो हटा दिया है, लेकिन इसी में थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी हमारे पास है। जैसे कि पहला क्वेश्चन अगर हम बोले फाइंड द HCF ऑफ 6 एंड 20, मान लो हम बोले कि फाइंड HCF ऑफ 6 एंड 20 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है? यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, शॉर्ट में लिख दिए, ठीक है? तो हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? 6 का प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, जो कि 2 और 3 होगा। फिर हम 20 का प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, 2 से 10 टाइम्स में चला गया है, 2 से 5 टाइम्स में चला गया, तो 6 कैन बी रिटन एज 2 into 3 और 20 कैन बी रिटन एज 2 into 2 into 5। तो इन दोनों का HCF क्या हो जाएगा? जो दोनों में कॉमन होगा वो सारा फैक्टर्स, ठीक है? तो बस 2 कॉमन है तो HCF आ गया 2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है यहाँ पर? इजी था ना? इजी था ना? उसी तरह से अगर हम बोले 96 और 404 का बताओ। उसी तरह से अगर हम बोले सेकेंड, अगर हम बोले HCF ऑफ 96 एंड 404, ये कितना होगा? इसी तरह से हमको निकालना है इसको, 96 और 404 का।
तो 96 और 404 का हम क्या करेंगे, पहले 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो होगा 2 से कितना टाइम्स चला जाएगा, ये 48 टाइम्स में चला जाएगा। फिर ये 2 से 24 टाइम्स में चला जाएगा। फिर ये 2 से 12 टाइम्स में चला जाएगा। फिर ये 2 से 6 टाइम में। फिर ये 2 से 3 टाइम्स में। अच्छा है, चलो बढ़िया है। 404 को चेक करते हैं, ये 2 से जाएगा 202 टाइम्स में। फिर ये 2 से जाएगा 101 टाइम्स में। अब 101 तो किसी का मतलब ये तो एक प्राइम नंबर है ना, तो हम क्या करेंगे, हम 96 इज इक्वल टू 96 इज इक्वल टू लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 3, ठीक है। और 404 इज इक्वल टू लिखेंगे 2 इंटू 101। तो इन दोनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा सर, इन दोनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा, चेक करो। एक सेकंड, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। इन दोनों का एचसीएफ हो जाएगा, ये कॉमन फैक्टर, ये 2 ये कॉमन है, एक ये 2 ये कॉमन है, तो इनका एचसीएफ जो होगा वो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 यानी कि 4। इनका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 4। आया समझ में, 4। या फिर इसी को हम लोग 2 का पावर 2 भी लिख सकते हैं, तो उससे कोई मतलब टेंशन नहीं है, इस लोड नहीं लेना है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 2, 2 इंटू 2, 2 का पावर 2 या फिर 4, दोनों सेम ही चीज तो है सर। कोई दिक्कत है, आया समझ में, आया कि नहीं आया। एचसीएफ निकाल लोगे अब, बताओगे एक बार, कमेंट करो, निकाल लोगे ना, आई होप निकाल लोगे सब, है ना। चलो भाई आगे बढ़े, अब आते हैं एलसीएम की तरफ। अब आते हैं एलसीएम की तरफ। तो पहले तो एलसीएम क्या होता है वो समझोगे। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना, ये तो सबको पता होगा, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको भी दो मेथड निकालना होता है, मतलब दो मेथड से निकालना होता है इसको। एक है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और एक है हमारा डिवीजन मेथड। तो जो बचपन से हम लोग को इजी जो मेथड लगता है वो डिवीजन मेथड है, और थोड़ा जो टफ लगता है वो फैक्टराइजेशन मेथड है, तो वो भी हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड ही यहाँ पर अप्लाई कर रहे होंगे, ठीक है। तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या है, जैसे एक छोटा सा नंबर लेते हैं, 2 और 6 का हमको एलसीएम निकालना है। मान लो 2 और 6 का हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। मान लो पहला एग्जांपल निकालना है हमको, एलसीएम ऑफ 2, 6। तो क्या होगा, तो हम पहले क्या लिखेंगे, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल बोला मतलब हमको मल्टीपल निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे, मल्टीपल ऑफ 2 निकालेंगे पहले, मल्टीपल ऑफ 2, जो कि क्या होगा, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ऐसे करके ये चलता चला जाएगा। यस और नो, तो बोलोगे यस सर। उसके बाद आएगा मल्टीपल ऑफ 12, सॉरी 6, मल्टीपल ऑफ 6, तो ये आएगा 6, 12, 18, 24। उसके बाद क्या हो जाएगा, 30, तो ये हो जाएगा ये सब बाकी, है ना, गर्दन अकड़ गया सर। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग चेक करेंगे कि सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल जो कि 6 है यहाँ पर, तो इसका एचसीएफ सॉरी एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 और 6 का एलसीएम हो जाएगा 6। तो ये तो हो गया बाय डेफिनेशन, कि डेफिनेशन से हम लोग एलसीएम निकाले, जिसमें कि समय लगेगा बहुत अगेन। तो इसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से चेक करेंगे कि कैसे हम लोग इसका एलसीएम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो ये पहला एग्जांपल लिए थे 6 और 20, इसका एलसीएम निकाल करके चेक करते हैं। तो एलसीएम ऑफ 6 एंड 20 निकालेंगे यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम लोग निकालेंगे एलसीएम यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, करें क्या, चलो करते हैं, चलो 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 भाई। देखे, पहला हम लोग क्या निकाल, पहला एग्जांपल से ही लेते हैं ना, पहला एग्जांपल लेते हैं, और पहला एग्जांपल है हमारा एलसीएम हमको निकालना है किसका, 6 और 20 का। तो एलसीएम ऑफ 6 एंड 20 हम लोग निकालेंगे, एलसीएम निकालना था ना, सॉरी, एलसीएम ऑफ 6 एंड 20। तो देखो कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग 6 का फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 6 का फैक्टराइजेशन कितना आ जाएगा, 2 इंटू 3। उसके बाद हम 20 का फैक्टराइजेशन करेंगे, तो कितना आएगा, 2 इंटू 2 इंटू
5, 2 तो यहाँ से जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 इंटू 5। तो अब इसमें एलसीएम कैसे लिखेंगे हम, एलसीएम कैसे लिखेंगे, एलसीएम हम लिखेंगे हाईएस्ट पावर, कोई भी नंबर का हाईएस्ट पावर वाला नंबर, ठीक है। तो 2 का पावर 2 लिख दिया, तो ये 2 का अब नहीं लिखना है, ठीक। उसके बाद यहाँ पर 3 का पावर 1 है या 5 का पावर 1 है, तो ये मैक्सिमम तो वही है, तो इसी को लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 का पावर 2 हो गया 4, और यहाँ पर 3 इंटू 5, तो 4 3 जा 12 इंटू 5, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 60। तो एलसीएम कितना आ गया इसका 60, ठीक है। हाईएस्ट पावर लिखना है, फिर उसको मल्टीप्लाई कर देना है, सिंपल है, बहुत मुश्किल है नहीं। जैसे कि अगर हमको अब लिखना है, एलसीएम निकालना है हमको 6 और 72 का, सेकेंड क्वेश्चन हम ले रहे हैं, सेकेंड क्वेश्चन हम ले रहे हैं, एंड द सेकेंड क्वेश्चन सेज कि आपको एलसीएम निकालना है किसका, आपको एलसीएम निकालना है किसका, 6 एंड 72 का, 6 एंड 72 का। तो आप क्या करोगे, आप फैक्टर्स ऑफ 6 लिखोगे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6, जो कि 2 इंटू 3 होगा, आगे नहीं, और 72 का लिखोगे, तो ये नहीं आएगा, तो क्या करोगे, इसको प्राइम फैक्टर निकालना, ऐसे 2 से कितना टाइम्स में जाएगा, ये 36 टाइम्स में जाएगा, फिर ये 2 से 18 टाइम्स में जाएगा, फिर ये 2 से 9 टाइम्स में जाएगा, फिर ये 3 से 3 टाइम्स में जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 2। तो इसका जो एलसीएम आएगा सर, इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, हाईएस्ट पावर लिखना है हमको, तो 2 का पावर 3 लिख लिए, 2 वाला सारा काट दिए, इंटू 3 का हाईएस्ट पावर लिख लिए, जो कि 2 है, यहाँ पर 1 है ना, तो हाईएस्ट तो 2 हो गया। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको लिखेंगे, इसको काट देंगे, तो क्या बचेगा, 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 2, तो ये तो 72 ही था ना, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 72। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है नहीं ना। तो एक होमवर्क क्वेश्चन दे दे तुम लोग को, चलो एक होमवर्क ले लो, फिर एक होमवर्क ले लो, इसका आंसर भी आपको क्या करना है, कमेंट करना है, इसका आंसर भी आपको क्या करना है, कमेंट करना है। तो होमवर्क है आपका, होमवर्क है आपका, फाइंड द HCF and LCM of HCF and LCM of 6, 72 and 120 using prime factorization method. Using prime factorization method. तो ये आपको करना है, आराम से कर लोगे। अरे 3 नंबर है तो घबरा क्यों रहे हो, तीनों का निकालो, उसमें जो कॉमन आएगा वही होगा आंसर, उसमें क्या है, ठीक है ना। तो अब हम लोग एक्सरसाइज, इसके बाद ना एक चीज और है, ये क्वेश्चन कर देते हैं हम, चलो आंसर चेक करना मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हमको इसका निकालना है HCF और LCM, तो हम लिखेंगे 6 का फैक्टर पहले, तो 2 इंटू 3 हो जाएगा, 72 का लिखेंगे, अभी हम निकाले थे 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 2, उसके बाद हम 120 का निकालेंगे, तो 120 का निकाल के चेक करते हैं, तो 120 का कितना आएगा, 2 से ये 60 टाइम्स में जाएगा, फिर ये 2 से 30 टाइम्स में जाएगा, फिर ये 2 से 15 टाइम्स में जाएगा, फिर ये 3 से 5 टाइम्स में जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। तो HCF क्या होगा सर, तो HCF क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन पावर, जो कि 2 का पावर 1 इंटू 3 का पावर 1 है, जो कि किसके इक्वल आ रहा है, 6 के इक्वल आ रहा है। उसी तरह से LCM क्या हो जाएगा सर, हाईएस्ट हाईएस्ट मैक्सिमम कॉमन पावर, तो ये 2 का पावर 3 मैक्सिमम है कॉमन, 3 का पावर 2 मैक्सिमम है, और 5 का पावर 1, जो कि किसके इक्वल होगा, अगर तुम चेक करोगे तो ये होगा 240 के इक्वल, यस और नो। 120 इंटू 3 360 हो जाएगा सर, ये 360, ठीक है। आया समझ में, आया समझ में कि नहीं आया, मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हो, जैसे 8 इंटू 9 इंटू 5 है, ठीक है ना, 8 इंटू 9 इंटू 5 है, तो कितना हो जाएगा, 8 बचे 40 हो गया, और इंटू 9 तो 9 चौक कितना हो गया 36, 360। आया समझ में, तो ऐसे भी मल्टीप्लाई करके भी क्रॉस चेक कर सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, आंसर, ठीक। अब इसके बाद एक नोट पॉइंट है, समझोगे थोड़ा, एक नोट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है ना।
अगर हम HCF निकाले और LCM निकाले 2 नंबर का, ठीक है, हम बोल रहे हैं लेट A एंड B आर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। A और B क्या है? 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। then HCF of A comma B into LCM of A comma B is equal to A into B। यहाँ पे थोड़ा ट्रेन पार हो रहा है तो उसका थोड़ा दिक्कत है सर, थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए। तब तक हम इसको डब्बा में डाल रहे हैं, डाल दिए। तो हम क्या बोले, अगर दो नंबर है हमारे पास A और B, दो नंबर अगर हमारे पास क्या है A और B, तो इन दोनों का HCF और LCM को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वही दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। मतलब HCF इंटू LCM, HCF इंटू LCM जो होगा वो किसके इक्वल होगा? वो इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के। किसके इक्वल होगा? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? नहीं है ना। जैसे कि इससे अगर हम क्वेश्चन करना हो तो हम कैसे करेंगे? मान लो गिवन दैट HCF ऑफ 306, 657 इज इक्वल टू 9। तो हमको क्या बोला गया? हमको बोला गया फाइंड LCM ऑफ 306 एंड 657। तो इसका हमको क्या निकालना है? LCM निकालना है। अब इसमें क्या करेंगे हम? अगर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाएंगे तो समय लगेगा, तो इसीलिए हम क्या करेंगे? HCF इंटू LCM इज इक्वल टू लगाएंगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। क्या लगाएंगे? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो HCF कितना दिया हुआ है सर? HCF 9 दिया हुआ है। हमको LCM निकालना है। किसका LCM निकालना है? तो 306 और 657 का निकालना है। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मतलब 306 इंटू 657। ये 9 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो उधर जाके क्या करेगा? डिवाइड करेगा। तो LCM ऑफ 306 इंटू 657 इज इक्वल टू हो जाएगा 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9। ठीक, अब इसको जैसे थोड़ा बहुत काट पीट के आंसर लाओगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको काटोगे तो क्या हो जाएगा? तुम्हारा आंसर आ जाएगा। जैसे 9 का टेबल में ये कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। ठीक है, तो अगर हम इसको काटेंगे 7 9 63 हो गया, 7 9 63 और 9 तिया 27, 73 टाइम्स में। तो 73 इंटू 306 करोगे तब भी आंसर आ जाएगा। या फिर इसको ना काट करके हम इसको भी काट सकते हैं। 9 1 9 हो गया और ये हो गया 9 तिया 27। ठीक है, और 9 चौक 36, तो 34 बार में ये कट रहा है। ठीक है ना, 34 टाइम्स में, है ना। तो ऐसे भी कर सकते हो, इसको दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इसका आंसर कमेंट करना है आप लोग को, इसीलिए छोड़ दिए हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या करना है? कमेंट करना है। इसका आंसर को करोगे कमेंट, कितना आ रहा है? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सा। ठीक, ठीक, एक लास्ट तरह का क्वेश्चन है जो बाकी है इस पहला एक्सरसाइज से, जो कि है हमारा, उसको भी देख ही लेते हैं। जैसे कि हम बोले एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इज अ कंपोजिट नंबर। ये कंपोजिट नंबर क्यों है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। तो कैसे करेंगे? इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। कैसे करेंगे देख लेते हैं, एक होमवर्क दे देंगे, बन जाएगा, सिंपल है ना। तो जैसे कि हमारे पास क्या है, पहले तो वो देख चेक कर लो। तो वी हैव 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? 13 कॉमन लेंगे तो 7 इंटू 11 प्लस 1 बचेगा। तो यहाँ हो जाएगा 13 इंटू 77 प्लस 1। ये हो जाएगा 13 इंटू 78। इसको और अगर तोड़ना चाहो, 78 को अगर हम और तोड़े तो क्या हो जाएगा? 78 को अगर हम तोड़ना चाहो तो तोड़ सकते हैं ना सर, एकदम तोड़ सकते हैं। 2 का टेबल में ये 39 टाइम्स में जा रहा है। ठीक है ना। उसके बाद ये 3 का टेबल में 13 टाइम्स में जा रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 13। तो अब उसके बाद तुम चेक करो तो ये क्या है? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर आ गया ना जी। तो अगर ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर आ गया तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर बोलेंगे। तो लिखेंगे सिंस 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 कैन बी
expressed as product of prime numbers, as product of prime numbers. Therefore 7 into 11 into 13 plus 13 is a composite number. इसीलिए ये क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। आया समझ में? इसीलिए क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है ना? चलो एक क्वेश्चन देते हैं फिर बनाने के लिए, होमवर्क देते हैं फिर एक बनाने के लिए। ये भी है होमवर्क, चलो चेक करो होमवर्क। आपको क्या करना है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 को आपको चेक करना है, मतलब बताना है कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है। ठीक ना? तो अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो हमारे पास है, वी हैव 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। यहाँ से हम जब 5 कॉमन लेंगे तो बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस 1 बचेगा क्योंकि 5 निकल गया। तो यहाँ पर 5 इंटू ये हो जाएगा 42 इंटू 24 प्लस 1, अरे 4 3 बार 12 दूनी 24 7 42, ठीक है। अब हम करेंगे 5 इंटू, तो ये हो जाएगा 1008 प्लस 1 यानी कि 1009। तो हम लिखेंगे सिंस 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 can be expressed as product of primes, product of prime numbers. Therefore हम क्या बोलेंगे, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 इज अ कंपोजिट नंबर। और यही हमको प्रूफ करना था, तो हम लोग बोलेंगे हेंस प्रूव्ड। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो क्या होगा, तो इस चैप्टर का सीबीएसई प्लस जैक बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड प्लस जैक बोर्ड का हम लोग करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, तो पहले जैक बोर्ड का 10-15 मिनट चलेगा, उसके बाद फिर सीबीएसई का होगा, जो कि जैक बोर्ड से 1 लेवल 2 लेवल 3 लेवल ऊपर जो भी हो, लेवल वाइज क्वेश्चन रहेंगे। फर्स्ट 1-2 लेवल जो रहेंगे वो जैक बोर्ड के लिए जाएंगे, उसके बाद सीबीएसई बोर्ड के, तो दोनों बच्चे देख सकते हैं। ठीक है, सीबीएसई वाले देखेंगे तो पहले उनका बेसिक कवर हो जाएगा, फिर हम लोग एडवांस क्वेश्चन की तरफ आएंगे, स्टैंडर्ड क्वेश्चन की तरफ। और जैक बोर्ड देखेंगे तो अपने बोर्ड से थोड़ा और आगे हम लोग देख पाएंगे। ठीक है ना? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।